स्पेशली अल्कोहल बिजनेस चलाना तो बहुत मुश्किल है इंडिया में। आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट बिजनेसेस टू ऑपरेट। 2 करोड़ रुपए के अंदर हमने पूरा अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर दिया था। वी वर द फर्स्ट टू डू दिस। उसके बाद तो अब काफ़ी कंपनीज ने ये मॉडल कॉपी करा। तो हम रियर सीट कंफर्ट सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट हमारा बेस्ट होना चाहिए, ये थिंकिंग थी। और उसके बाद जो है उसको हम कैसे अप्रोच करें। कोई बाहर जाए पहली बारी और वहाँ का सिस्टम सीखे, दूसरे लोगों के साथ मुलाकात करे, दूसरे लोगों को समझे, तो जो आपका वर्ल्ड आउटलुक होता है वो काफ़ी बदल जाता है। आपका जो एक्सपीरियंस रहा वहाँ रह के पढ़ाई करने का, और आप बाकी जगहों पे भी, चूँकि भारत से ही हैं तो बाकी चीज़ें भी देखी हैं, तो क्या फ़र्क, बेसिक क्या फ़र्क है जो आप महसूस करते हैं? पेटेंट फाइलिंग है वो पिछले 2-3 साल में ही जो है वो उसने रफ्तार पकड़ी है। पर प्रॉब्लम क्या है कि ये सब सॉफ्टवेयर रिलेटेड पेटेंट्स हैं। नमस्कार, द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं मिस्टर कुलप्रीत साहनी, और आज हम बात करेंगे उनके एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट के बारे में, उनके अपने इस नए स्टार्टअप के बारे में। तो कुलप्रीत जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। तो इससे पहले कि हम चिल्टियर के बारे में बात करें, जो कि अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बातचीत करने का, और उससे ठीक पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी अपनी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं और आपकी फैमिली बैकग्राउंड और बेसिक एजुकेशन कहाँ से शुरू हुई। ज़रूर। तो जो हमारी फैमिली है वो पहले 1947 के दंगों के टाइम जो है इस्लामाबाद के आसपास कहीं हमारी आपके हाँ जी विलेज हाँ होती थी। तो वहाँ से हम आए और सीधा देहरादून, क्योंकि देहरादून का जो वातावरण था वो मेरी पूरी फैमिली को अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ भी सेम था। तो इस वजह से हम लोग देहरादून आए और सन 47 से लेके अभी तक इनफैक्ट हमारा देहरादून से नाता है। और मैं सन 84 से लेके बोर्डिंग स्कूल में था। पहले मैं वेलम बॉयज़ में गया, जहाँ मैंने 3 साल पढ़ाई करी, और फिर उसके बाद मैं डून स्कूल में था, जहाँ से मैंने 1994 में जी अपनी स्कूलिंग ख़त्म करी। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी गया, वॉरिक यूनिवर्सिटी यूनाइटेड यूके में। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इंडिया आके अपनी फैमिली के साथ कुछ काम करूँगा। तो उस टाइम पर आके उन्होंने मुझे गारमेंट यूनिट संभालने के लिए बोला, जो मुझसे फ्रैंकली नहीं हो पाया, क्योंकि वो गारमेंट बनाना मेरे थोड़ा मेरे नेचर में नहीं था या कुछ समझ नहीं पाया। हाँ। मेरा सवाल था कि चूँकि आप एक बिजनेस फैमिली से थे, तो जो आपकी पढ़ाई थी, यानी कि आप बाहर भी गए पढ़ने, तो आपका अपना कोई करियर प्लान था क्या जब आप स्कूलिंग ख़त्म कर रहे थे, कि मुझे, जैसे अगर एकेडमिक्स में किसी को जाना होता है तो प्रेफर करता है कि मैं कहीं बाहर जाऊंगा और स्टडीज़ करूंगा, हायर स्टडी करूंगा, या मल्टीनेशनल में चला जाऊंगा कहीं। हाँ जी। हाँ, तो लेकिन आपने तुरंत फिर सीधे सीधे अपने खुद के काम पे फोकस। एक्चुअली ये उस टाइम पे, अब शायद काफ़ी ये कम है, बट शायद उस टाइम लोगों को ऐसा लगता था कि अब हम बाहर पढ़ के हम वापस आके घर वापसी करके जो अपनी फैमिली का हाथ जुटाएंगे, उनके साथ काम करेंगे, ये सब। परिवार का भी ये था, परिवार की भी थिंकिंग यही थी, मेरी भी यही थी। बट होता क्या है कि ये थोड़ा ओल्ड थिंकिंग है, क्योंकि आपको ये सोचना कि मतलब कोई लाला जी का लड़का है तो उसको बिजनेस सबसे ज़्यादा आता होगा 18 या 19 साल की उम्र में। बट आई थिंक अब
थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल वे से लोग करते हैं जॉब्स अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में या मिलती हुई ऑर्गेनाइजेशंस में करके कुछ सीख के फिर अगर फैमिली बिजनेस में आए और किसी मेंटर के नीचे कोई काम करे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। बट मेरे लिए अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया, तो मुझे अपना रास्ता चुनना पड़ा जो मैंने करा। तो ये आपने कब सोच लिया कि मुझे अपना कुछ खुद का काम करना है या अपना रास्ता चुनना है? देखिए पहले साल में ही उनने मतलब 1999 में अगर मैं वापस आया तो 2000 तक मुझे लग रहा था कि मुझे खुद ही कुछ अपना करना पड़ेगा। अपना करना पड़ेगा। जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड था उसने आपकी इस डिसीजन मेकिंग में कोई मदद की या उसको शेप करने में जी कोई हाँ। भूमिका निभाई? जी हाँ, एक्चुअली बाहर लोग जाना क्यों चाहते हैं, जो एटलीस्ट जो मुझे जो समझ आता है जी वो ये है कि ऐसा नहीं है कि हमारे देश में पढ़ाई लिखाई में कोई कमी है या जो हमारे प्रोफेसर्स हैं या जो हमारा सिलेबस है वो बाहर से कहीं से कम कम है। है जी। बट ज़रूर ये होता है कि अगर कोई बाहर जाए पहली बारी और वहाँ का सिस्टम सीखे, दूसरे लोगों के साथ मुलाकात करे, दूसरे लोगों को समझे, तो जो आपका वर्ल्ड आउटलुक होता है वो काफ़ी बदल जाता है। यूनिवर्सिटी अगर आप दूसरी किसी देश में जाते हैं तो आई थिंक वो मेरे लिए सबसे। तो आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी थी? यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक, हाँ जी। तो ये बेसिकली बर्मिंघम से अबाउट आधा पौना घंटा दूर है। उस टाइम आई थिंक नंबर 3 या 4 रेटेड थी। अच्छा, तो आप मानते हैं कि वहाँ पे जो आपको एनवायरनमेंट मिला या जो लोग मिले उन्होंने थिंकिंग बदलने में काफ़ी मदद की? बिल्कुल बिल्कुल। आज भी मैं उनके साथ संपर्क में हूँ और बातचीत चलती रहती है। इनफैक्ट मैंने पिछले कुछ दिनों में एक स्कॉलरशिप भी बनाई है यूनिवर्सिटी में, जो जैसे इंडिया से या बाहर से स्टूडेंट आए और उनको आगे एंटरप्रेन्योर बनना है। अच्छा, तो उस चीज़ के लिए ग्रांट्स देने के लिए मैंने एक स्कॉलरशिप का संस्थापन करा। तो खैर बात से बात निकलती जा रही है। अभी आगे बढ़ने से पहले एक सवाल और मेरा बन रहा है कि आप क्या फ़र्क पाते हैं? जैसे आपने कहा ना कि एक आउटलुक बदल जाता है जब आप बाहर जाते हैं, तो आपका जो एक्सपीरियंस रहा वहाँ रह के पढ़ाई करने का, और आप बाकी जगहों पे भी चूँकि भारत से ही हैं तो बाकी चीज़ें भी देख ही रहे हैं, तो क्या फ़र्क, बेसिक क्या फ़र्क है जो आप महसूस करते हैं? देखिए आदमी और आदमी में जनरली स्पीकिंग कोई फ़र्क इतना होता नहीं है, ठीक है। मेरा बिलीफ तो यही है कि आप किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, जो भी हो, आप आपका रंग जो भी हो, अंदर से तो सभी लोग ही हैं। हाँ, वर्क कल्चर अलग हो सकता है, सोचने का नज़रिया अलग हो सकता है। बट आई थिंक जो फ़र्क है एटलीस्ट जो मुझे दिखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर होने से, और हम ऑफ कोर्स ये भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि जो वेस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम ही से लूटा गया, वो दूसरी बात है। पर जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लोगों में कम एंग्जाइटी पैदा करता है कि सबके लिए सब कुछ अवेलेबल है, जो यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तो हमारी पॉपुलेशन बड़ी हाई है, दूसरा पिछले डेकेड्स से क्रॉनिक अंडर इन्वेस्टमेंट है। तो इस वजह से जो लोगों की थिंकिंग है वो थोड़ी सी शॉर्ट टर्म यहाँ मैंने देखी है, जो आप वहाँ थोड़ी कम मिलती है। इसी वजह से, क्योंकि लोगों को पता है कि हम मेरा सेफ्टी नेट है, अगर मैं ये नहीं कर पाया तो कहीं ना कहीं मेरे को अच्छी नौकरी मिल जाएगी, बट एटलीस्ट मेरी लाइफ तो चलेगी। यहाँ पर हीरो और ज़ीरो का जो सिस्टम है वो थोड़ा लोगों में एंग्जाइटी क्रिएट पैदा करता है। तो हमें ठहर के सोचने या रिसर्च ओरिएंटेड थिंकिंग में थोड़ी कमी आती है। ये बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। इसी वजह से जो हैं हमारे एक मैंने आर्टिकल लिखा था पेटेंट्स के बारे में, तो जो हमारी पेटेंट फाइलिंग है वो पिछले 2-3 साल में ही जो है वो उसने रफ्तार पकड़ी है। पर प्रॉब्लम क्या है कि ये सब सॉफ्टवेयर रिलेटेड पेटेंट्स हैं, और जो गेट कीपिंग चाइना ने या वेस्ट ने करी थी पेटेंट से रिलेटेड, वो फिज़िकल टेक्नोलॉजीज़ में बहुत है। अब जैसे आप देखिए, अगर चाइना अपने हाई कैपेसिटी मैग्नेट सप्लाई करना बंद कर दे
तो वर्ल्ड में कोई भी और कंपनी जो है गाड़ी नहीं बना सकती, क्योंकि उसकी वजह से अवेलेबिलिटी ही नहीं है। या जैसे ताइवान में सेमीकंडक्टर का भी तो इशू था, गाड़ियाँ महंगी। एग्जैक्टली। सो ये सब चीज़ें हैं हमारे पास एक्चुअली देश के बेसिस पे हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ग्लोबल बॉटलनेक बन सकती है। तो जब तक हमारे पास वो चीज़ नहीं होगी टेक्नोलॉजी की शेप में या पैसे के शेप में या किसी भी और तरीके से, तब तक हम इम्पैक्ट जो है हम अपना कम दिखा पाएंगे, क्योंकि हमारी थ्रेट्स के पीछे कोई वायबिलिटी नहीं है, कोई नहीं है। तो ये चीज़ जो है हमको थोड़ा सा थिंकिंग इस तरफ लेके जानी चाहिए कि कैसे हम अपनी देश की कैपेबिलिटी बढ़ाएं। तो ठीक है, वो वापस लौटते हैं आपकी जर्नी पर। तो आप आए जब वापस और आपने ये तय किया कि फैमिली बिजनेस नहीं, आपको अपना खुद का कुछ काम करना है, तो पहला स्टेप आपका क्या रहा फिर? देखिए, सबसे पहले तो मैंने रोड कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करा था जी। और मैंने उज्जैन में एक प्रोजेक्ट लिया था जहाँ पर मैं खुद, क्योंकि मैं सीखना चाहता था उस टाइम पे, मैं 20-22 साल का ही था, तो बट वो भी मुझे थोड़ा लगा कि मेरे जैसे आदमी के लिए वो सूटेबल मतलब काम बहुत नहीं, ज़्यादा, हाँ, आपके लिए बहुत नहीं हो पाया। चैलेंजिंग नहीं है या बहुत इंटरेस्ट? चैलेंजिंग भी था, इंटरेस्टिंग भी था, बट जो आई थिंक विदाउट गोइंग इनटू टू मेनी डिटेल्स, लोगों की डिमांड्स बहुत होती हैं, तो इस वजह से मैं उनको पूरा नहीं कर सका और मैं करना चाहता भी नहीं था। तो इस करके आई फेल्ट कि ऑयल एंड गैस जो है सबसे क्लीनेस्ट, सबसे जो आराम से काम करने वाली चीज़ है। चाहे आप, आई थिंक शायद आपका एक क्वेश्चन था कि इतना लंबा जो आपका पीरियड है 8 साल, तो आपको लगता नहीं है कि, बट इन जो भी मैंने प्रोजेक्ट्स करे हैं वो सब, उनका पे ऑफ पीरियड जो है 5 साल से ऊपर ही था जी। अब जैसे अगर आप कोई भी शिप बनाते हैं तो फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश ये एटलीस्ट आपको 48 से लेकर 60 महीने इस पे प्रोजेक्ट पे आपको लगना पड़ता है, तभी एंड में वो आती है। अब जैसे जिन कंपनी थी वो हमने 2015 में शुरू करी थी और 2025 में बेची। तो हम स्टेप बाय स्टेप आते हैं। पहले आप ऑयल एंड गैस में आए। हाँ जी। और बेसिकली किस तरह का काम था ये ऑयल एंड गैस का? जब देखिए, सबसे पहले तो हमने कंस्ट्रक्शन का काम करा था, ऑफशोर कंस्ट्रक्शन। जी। तो उसमें हमने एक अमेरिकन कंपनी के साथ टाई अप करा था और पारादीप रिफाइनरी हम शायद जानते होंगे। तो पारादीप रिफाइनरी में वहाँ से लेके समुंदर में एक ये पाइप डालने थे। जी। तो ये मैंने तब करा। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर RSPPM करके प्रोजेक्ट था ONGC के लिए, वहाँ हमने कुछ काम करा। फिर उसके बाद जो हमारी मतलब एज अ कंपनी या मेरी थिंकिंग थी कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग वर्क है बड़ा रिस्की है, तो इस करके हमको उसके लिए इक्विपमेंट हम सप्लाई करें तो बेटर रहेगा। तो उसको लेके फिर हमने एक शिप बनाने का सोचा। अच्छा। हाँ, तो जिसके लिए हमको एक पार्टनरशिप कलकत्ता बेस्ड कंपनी के साथ मिली। तो हम टेक्निकली हमने करा सब कुछ, फाइनेंशियल्स उनके थे। तो ये फिर 2024-25, हाँ 2001 से लेके 2007-8 तक मैंने ये शिप मेकिंग, हाँ जी, बनाई। तो मुझे थोड़ा एक लेमैन की तरह समझना है कि शिप मेकिंग का मतलब क्या हुआ? पूरा का पूरा एक शिप तैयार करना? जी हाँ। अच्छा। और इसके लिए तो काफ़ी मतलब टेक्नोलॉजी और उसका कोई बैक मतलब एक्सपीरियंस भी काउंट करता होगा। जी हाँ, तो हमारा शिप डिज़ाइन का काम तो चल ही रहा था। ठीक है। तो इस करके टेक्नोलॉजिकल नॉलेज तो हमारे पास थी। जी। अब शिप जो मेकिंग होती है वो आप इमेजिन करिए, आई मीन आई एम ओनली एक्सप्लेनिंग एज अ लेमैन, बट आप
कि आपको एक फैक्ट्री बनानी है, साथ में होटल बनाना है, और वो सब पानी में तैर रहे पानी में। हाँ ठीक है। तो इस करके इस जो शुरू में अब जो मैंने शिप बनाई थी वो 120 मीटर लंबी और 40 मीटर वाइड थी, और उसमें 300 लोग उसमें जो है रह सकते थे आराम से, और सुबह शाम काम कर सकते थे। और ये किस तरह की शिप होती थी? ट्रांसपोर्टेशन के काम में आती थी या नॉर्मल? जी, ये जैसे आप बॉम्बे हाई में हाँ। आपको मुंबई हाई में आपको काफ़ी तेल की प्रोडक्शन है। जी। तो वो तेल की प्रोडक्शन वो कैसे करते हैं कि पहले ड्रिलिंग करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर तेल है या नहीं। एक बारी वहाँ पता चलता है कि हाँ काफ़ी मात्रा में तेल है यहाँ पर, तो फिर उसके ऊपर वो एक प्लेटफॉर्म लगाते हैं। प्लेटफॉर्म बेसिकली आप इमेजिन करिए कि लंबी लंबी स्टील की टांगे और ऊपर जाके एक प्लेटफॉर्म, जो हम अक्सर देखते भी हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, मेरे ख्याल ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो हमारी कंपनी करती थी वो उस प्लेटफॉर्म को बना बनाया यार्ड से लेके उसको उठा के 2000 टन की क्रेन थी, वो 2000 टन की क्रेन उसको पानी में बिठाती थी, और फिर वहाँ से पाइप खींच के जहाँ भी लेके जाना है, लेट्स से आपको शोर तक लेके जाना है, या किसी और लोकेशन पे लेके जाना है, या 2 प्लेटफॉर्म्स के बीच में लेके जाना है, तो ये काम वो शिप करती थी। प्लस उसके ऊपर डाइवर्स थे जो नीचे जाके सब मॉनिटर करते थे कि सब ठीक ठाक तो है। ये काम आपका अच्छा चलता रहा, फिर टर्निंग पॉइंट आया या आपने एक नया वेंचर भी स्टार्ट किया? हाँ जी, बेसिकली क्या हुआ कि मुझे जो है ADHD, आई डोंट नो, आई एम श्योर आपको पता ही होगा ADHD। तो ADHD की वजह से जब एक बारी मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता हूँ तो मेरा उसमें इंटरेस्ट कम हो जाता है। जी। तो बनानी थी, बना दी। अब उसको रन करने के लिए जो CEO माइंडसेट है वो मेरा था नहीं, तो इस करके आई सोल्ड दैट कंपनी। मैंने 2011 में उसको बेच दिया था एक मलेशियन कॉन्ग्लोमरेट को। उसके बाद और भी काफ़ी शिप्स बनाई, पर बना के उनको फिर बेचते रहे, बिकॉज आई डिडंट फील कि दिस वाज समथिंग जो मेरा डे टू डे बिजनेस हो सकता है। आपका जोर इनोवेशन पे ज़्यादा रहा है बजाय एक ही बिजनेस को लगातार रन करना, और बिल्कुल उसको ठीक है ना? बिल्कुल तो ठीक। फिर आप आए इसमें जो जिन जी आपने हाँ। ब्रांड तैयार किया, उसके बारे में अगर मुझे थोड़ा सा शॉर्ट हाँ में जी। बता सकें। जी। तो ये भी जैसे मैं पहले आपसे कह रहा था कि जो हम इंडिया में अपने जो क्यूज़ लेते हैं वो हम बाहर से ही लेते हैं। तो कुछ साल पहले 2012-13 में मुझे लगा कि जिन की जो है प्रोडक्शन और या उसकी कंजम्पशन काफ़ी बढ़ रही है UK में, US में, बाकी सारे देश में, बट इंडिया में कुछ नाम उसका था नहीं। तो उस टाइम पे मेरे ये 2 रेस्टोरेंट थे, तो उनमें से एक आदमी से मैंने डिस्कस करके पूछा कि क्यों नहीं है इस रेट पे या इस क्वालिटी की जिन जो है इंडिया में क्यों नहीं बन सकती। तो ऑफ कोर्स उसके काफ़ी उन्होंने रीजंस बताए क्यों नहीं हो सकता। एक तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो है काफ़ी मुश्किल है, उसके लिए एक्सप्लोसिव लाइसेंसेस लेना, ये सारी चीज़ें जो आसान नहीं है। प्लस हर स्टेट के अपने एक्साइज रेगुलेशंस हैं। तो इन एसेंस आप इंडिया में एक बिज़नेस नहीं, आप 27 बिज़नेस बेसिकली चला रहे हैं, क्योंकि हर स्टेट का अपना सिस्टम होता है। कई लोग गवर्नमेंट के थ्रू बेचते हैं, कई प्राइवेटली बेचते हैं, कई डिस्ट्रीब्यूटर्स अप फ्रंट पैसे देते हैं, कई अरियर्स में देते हैं। तो वो सब जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था। तो मेरे लिए एक्चुअली वो प्रॉब्लम सॉल्व करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि हाउ टू गेट अ कंपनी जो शुरू से निकल के ग्लोबली या एटलीस्ट पैन नेशनली अपना प्रोडक्ट बेच सके। तो
उसके लिए हमने वन ऑफ द बेस्ट रेसिपी मास्टर्स को ढूंढा। अच्छा, तो शी वाज, जो कहाँ पर आपको यूके में ही ये हाँ जी सारा यूके कुछ? में ही, अच्छा, हाँ। शी इवेंचुअली वो बाद में वो बॉम्बे सफ़ायर की हेड डिस्टिलर के रोल में वो आई थी उसके बाद। तो प्रोडक्ट हमारा बेस्ट होना चाहिए, ये थिंकिंग थी। और उसके बाद जो है उसको हम कैसे अप्रोच करें। तो आपने लॉन्च किया ये ब्रांड, 2 ब्रांड आप हाँ जी, आपने 2 launch ब्रांड किए। लॉन्च करें, कौन कौन से थे वो? हपूसा अच्छा, और ग्रेटर देन। सो हपूसा जो है वो थोड़ा हाई एंड था है, और ग्रेटर देन जो है वो मैस मार्केट है। और ये दोनों अभी रन कर रहे हैं या इससे भी नहीं आपने नहीं, सेल कर दिया? कर- अच्छा, कर- ये रन आपका कर- अपना एग्जिस्टिंग है अभी? नहीं नहीं, ये हमने यूनाइटेड स्पिरिट्स को जो है डियाजो कंपनी को बेच दिया था जून 2025 में। ठीक, तो अभी मतलब मेरे अंडर नहीं है, बट हाँ चल रही है। चल रही है। हाँ अब हम आते हैं इस पर, चिल्टियर पे, हाँ जी, जो कि फिर आपका लेटेस्ट वेंचर है, जी हाँ, जो आप शायद अब लॉन्च करने जा रहे हैं। जी हाँ। ठीक है, तो ये मुझे अब इसमें ये समझना है कि इसकी तरफ आपने सोचना कब शुरू किया और अभी किस स्टेज में है ये? जी देखिए, ये चिल्टियर कंपनी का नाम तो सिर्फ 6-8 महीने पहले हमने चूज़ करा, जी, पर कॉन्सेप्ट जो है ये पिछले 6-8 साल से जो है मेरे सिर में घूम रहा है। ठीक वो है। इस वजह से घूम रहा है कि जब भी हम बाहर कहीं जाते हैं तो हम अपने आप को जो है अपना तापमान को हम उसका नियंत्रण नहीं कर पाते। सबसे बड़ी जो चीज़ ये है। दूसरा ये है कि अगर हमको कमरे में हम बैठे हैं तो कमरे में हर चीज़ को हमारे टेम्परेचर से मैच करने के लिए हम ठंडा या गर्म करते हैं, क्योंकि आपका टेबल या आपका ये जो इक्विपमेंट है इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर तो -20 से लेके या -10 से लेके एटलीस्ट 50-55 तक होगा। जी, बट जो हमारा ऑपरेशन रेंज है ह्यूमंस का वो उससे काफ़ी नैरो है। जी, ठीक है। तो जब मैं गोल्फ काफ़ी खेलता था तो मई जून में तो उसको मेरी मदर कहते थे जुल्म की गर्मी। तो उस वजह से हम जब खेलने जाते थे तो शाम को जब आते थे तो बुरा हाल होता था, मतलब पसीना और थकान और वो सब। तो मेरी बेटी उस टाइम 8 साल की थी, उसने मुझसे पूछा कि हम एयर कंडीशन क्यों नहीं कर सकते गोल्फ कोर्स को, ताकि आपको ठंड मतलब इतनी गर्मी ना लगे। बट फिर मैंने उससे बात करी, वो भी यूनिवर्सिटी जाती है, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बट अगर हम उसको नहीं ठंडा कर सकते और क्या सल्यूशन है, हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो वो बैठ के हमने काफ़ी इनिशियल ब्रेनस्टॉर्मिंग करी। तो कॉन्सेप्ट यही था कि हमको अपने आप को ठंडा रखना चाहिए, कैसे रखें। तो ये 3-4 साल ये कॉन्वर्सेशन ऐसे चलती तो आप रही। अपनी डॉटर को क्रेडिट देना चाहेंगे इस नहीं बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट जो पेटेंट है उस पे उसका नाम है बकायदा, क्योंकि उसकी थिंकिंग है इसमें। तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग ये भी है कि मतलब बच्चों के जो क्वेश्चंस होते हैं इनोसेंट, बिल्कुल उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बिल्कुल। तो फिर अगर हम सोचें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हम सिर्फ पहन के अपने आप को ठंडा कर सकते हैं। अब जैसे आपने जैकेट पहनी है वो काफ़ी आसान है, ऊपर आप जाएंगे जितनी गर्मी में ठंड में जाएंगे उतनी बेटर टेक्नोलॉजी की जैकेट्स या आप डबल लेयर ट्रिपल लेयर वो कर सकते हैं। वो एक्चुअली थोड़ा सा इसमें अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं इसमें थोड़ा सा वो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें जो हम करते हैं, कपड़े भी पहनते हैं, वो अगेन वो हमारे पर्सनल थर्मल कंट्रोल के लिए, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो एक्चुअली इट एक्ट्स एज अ चिमनी या फर्नेस। ठीक है, हम उसमें खाना डालते हैं और उस खाने से हम हीट एनर्जी जनरेट होती है और एक्चुअली वी आर अ वेरी इनएफिशिएंट मेथड जो हमारा
और उसके लिए भी जब हमको अपना ज़्यादा ठंड लगती है तो मसल्स हमारी शिवर करनी शुरू कर जाती हैं, जो है वो उसको वैसो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। हमारी सारी जो नसें वो टाइट हो जाती हैं ताकि ब्लड में से गर्मी ना निकले और हम सिकुड़ जाते हैं बेसिकली ठंड से। तो गर्मी में उल्टा होता है, वैसो डायलेशन होती है ताकि ब्लड आपकी स्किन तक आए, स्वेटिंग होती है ताकि इवेपोरेशन से हम अपने आप को कूल करें। तो एक्चुअली तो ये सब हमारे लिए ही है बिकॉज वी आर द एपेक्स मैमल इन। तो इस वजह से हमको अपने आप को कूल या वार्म रखने के लिए ये अंडरस्टैंड हमको ये समझना पड़ेगा कि हम रेसिपिएंट ऑफ हीट नहीं है, हम जनरेटर ऑफ हीट हैं। जी। ठीक है। और जो हमको ठंड और गर्मी लगती है वो इस वजह से लगती है क्योंकि हमारा वातावरण से मिसमैच है। जी। तो एट और ए सेम टाइम अगर देखें तो हम अलग अलग टेम्परेचर में भी मूव करते हैं। बिल्कुल जैसे अभी करते हम हैं, यहाँ स्टूडियो में बिल्कुल बैठे हैं, करते हैं, टेम्परेचर अलग है, बाहर जाएंगे वो बिल्कुल अलग करते हैं। होगा, हाँ जी, बिल्कुल ऑफिस करते में हैं। अलग होगा। जो हमारा ह्यूमन थर्मल कंफर्ट चार्ट है, अगर हम उसके बीच में रहें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। यू नो। जी। तो फिर हमने काफ़ी रिसर्च करी, हमने ऐसा एक कमरा बनाया जिसमें हीटिंग कूलिंग करके अफेक्ट्स ऑफ द बॉडी ऑन दैट कि कैसे हम उसको बॉडी का रिएक्शन कैसे होता है स्पेशली एक्सट्रीम हीट में, और हम उसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। वो सब चीज़ें देखते हुए फिर हमने सोचा कि ठंडा करने के लिए कोई एक्सटर्नल हमको कॉन्सेप्ट तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो अब आज की डेट में मार्केट में जो है 3 या 4 टाइप की कूलिंग ऑलरेडी अवेलेबल हैं। एक तो जो बाइकर्स हैं वो उसको एवेपोरेटिव कूलिंग वेस्ट कहते हैं। वो ठंडे पानी में उसको भिगो देते हैं 2-3 मिनट, स्क्वीज़ करके फिर उसको पहन लेते हैं। और जब आप मोटरसाइकिल पे जाते हैं तो अगले 1-1.5-2 घंटे के लिए वो आपको हाँ, लेकिन उसका एक सर्टेन टाइम होता होगा, उसके बाद से फिर वो सर्टेन टाइम रहता है और मार्जिनली वो आपको ठंडा करता है, ज़्यादा इतना ठंडा नहीं कर सकता वो। तो एक ये है। दूसरा है पंखा। तो आपने पता नहीं देखा होगा, यानी मार्केट में इनफैक्ट 1-2 इंडियन कंपनीज भी कर रही हैं जिन्होंने जैकेट ऐसे बनाई है कि उसमें पंखे लगे हुए हैं। तो वो पंखे से आपके बॉडी के अगेंस्ट हवा सर्कुलेट होती है और उससे आपको ठंडक पहुंचती है। बट उसमें भी कहानी क्या है कि आप सिर्फ जो आपका बाहर का तापमान है, आप उसी तापमान की हवा को अंदर आप सर्कुलेट कर रहे हैं, तो आप किसी अपने आप को ठंडा नहीं कर पा रहे बेसिकली। सिर्फ जो आपकी इवेपोरेटिव कूलिंग है, स्वेट कूलिंग की वजह से आपको लगता है कि आप थोड़ा आपका टेम्परेचर जो वो असिस्ट करता है। तीसरा है आइस या फेज चेंज। उसमें क्या है कि लोग जैकेट को या किसी भी अपने कपड़े को थोड़ा सा उसमें जेल या पानी होता है, आप उसको फ्रीज़र में डालिए और उससे निकालिए। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है कि एक तो जब आप फ्रीज़र से निकालते हैं तो बहुत ठंडा होता है, तो उसमें चांसेस ऑफ जिसको थर्मल शॉक कहते हैं, थर्मल शॉक के चांसेस हैं कि आप एकदम ठंडा और फिर धीरे 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 आप गरम, और ज़्यादा अगर आप एनर्जी बॉडी से खींच लेते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड, बिकॉज फिर आपकी बॉडी जो है ऑपोजिट वे में रिएक्ट करती है। उसको लगता है कि ज़्यादा ठंडा हो गया तो अंदर से हीट जनरेट करने की कोशिश करती है। तो और जो लास्ट है वो है कंप्रेसर बेस सिस्टम। जैसे फ्रिज में आप के कंप्रेसर्स लगे होते हैं या फ्रीज़र में, तो वो नॉर्मली इतने बड़े होते हैं और 2.5 से 3 किलो सबसे लाइट जो हैं, प्लस उसकी वाइब्रेशन, उसका आवाज़, नॉइज़, उस सब से लेके पोर्टेबल, कंफर्टेबल, लॉन्ग रनिंग कोई सोल्यूशन मार्केट में नहीं है जी। सो दैट इज़ द कंक्लूजन दैट वी केम टू। और उसको पोर्टेबिलिटी के लिए हमको जब रिसर्च करने के बाद, इनफैक्ट मेरी डॉटर ने ये ढूंढ के निकाली थी कि पेल्टियर एक सेमीकंडक्टर चिप होता है। तो वो सेमीकंडक्टर चिप जो है वो काफ़ी यूनिक होता है इस हमारे इकोसिस्टम में, क्योंकि
एक तरफ वो ठंडा करता है, दूसरी तरफ गर्म करता है जब आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करें। जी, तो आप बता रहे थे टेक्नोलॉजी के बारे हाँ में जी। जो आपने adopt तो ये जो चिप होता है ये 20-30 ग्राम का सिर्फ होता है और उसमें दोनों साइड पे सेरामिक लगा होता है। तो वो सेरामिक जो है वहाँ से आप ठंडक या गर्मी को लेके उसको आप या पानी को ठंडा कर सकते हैं या आप उसमें से हवा पास कर सकते हैं ताकि हवा ठंडी हो। जी। तो उसका फंक्शन बेसिकली कंप्रेसर की तरह ही होता है बट बिल्कुल कम नॉइज़ के साथ और सिर्फ 20-30 ग्राम का वो यूनिट होता है। पर उसमें जो हमारी आगे प्रॉब्लम्स वो ये आई कि उसकी जो हॉट साइड है, हॉट साइड ऑफ द पेल्टियर से अगर हम हीट को हम नहीं इवैक्यूएट करेंगे, नहीं निकालेंगे वहाँ से, तो एफिशिएंसी बहुत लो हो जाती है। तो ये एटलीस्ट 1-1.5 साल तक हम इसके पीछे रिसर्च करने लगे एंड 2022-23 में हमने रियलाइज़ करा कि पैसिव कूलिंग एक सिस्टम है। पैसिव कूलिंग क्या है कि उसमें आप आजकल वो आईफोन 17 को लेके वेपर चेम्बर्स और हीट पाइप्स और ये वो काफ़ी न्यूज़ में है, बट वो इक्विपमेंट या वो टेक्नोलॉजी क्या है कि वो जहाँ आपको पॉइंट ऑफ हीट या पॉइंट ऑफ कूलिंग है वो बहुत जल्दी उसको इवैक्यूएट करके दूसरी साइड पे ले जाती है जहाँ से आप पंखे से उसको डिसिपेट कर सकते हैं और आप उसको हटा सकते हैं वहाँ से। तो इंडिया में सिर्फ एक ही कंपनी थी जो ये कर रही थी, जो अब हमारे पार्टनर्स हैं और हमारे इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स भी वही हैं इसके लिए। सो हम उनके पास गए, उन्होंने हमारे को डेवलप करके हीट इवैक्यूएशन प्लान उसका दिया। उसके बाद फाइनली वी वर एबल टू सी कि जो ये प्रोटोटाइप है वो चलता है। और जो लास्ट चीज़ जो हमने करी वो ये था कि जो आपके प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं पर वो उसमें से आप हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो इंसुलेटर्स होते हैं बेसिकली। तो हमने काफ़ी रिसर्च करके और एक स्पेशल पॉलीमर हमने डेवलप करा जो हमारा प्रोप्राइटरी पॉलीमर है, जिसमें से हम उसकी कंडक्टिविटी भी काफ़ी हाई है और फ्लेक्सिबल भी है। अच्छा। तो उसके जो हैं हम पाइप्स जैकेट के थ्रू रन करते हैं और जब आप उसको जैकेट को पहनते हैं तो इट एक्ट्स लाइक अ हीट एक्सचेंजर। तो आपके बॉडी में से जो भी हीट निकल रही है आपकी कोर में से वो उसको पानी को टच करके एक्सचेंज करती है। पानी थोड़ा सा हल्का गर्म होता है, बॉडी हल्की ठंडी होती है। तो ये प्रोसेस जो है ये ऑनगोइंग रहता है टिल द टाइम दैट इट इज़ ऑन। तो ना आप ज़्यादा ठंडे रहते हैं ना आप ज़्यादा गर्म रहते हैं, वो आपको करेक्ट टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखता है तो बेसिकली। फाइनल जो आपका प्रोडक्ट है या जो डिवाइस है वो एक जैकेट है जो कनेक्टेड होती है एक छोटे से डिवाइस एक बॉक्स से। हाँ बॉक्स से। हाँ जी। ठीक है, और हम उस बॉक्स के आधार पर अपना टेम्परेचर कम या ज़्यादा रख बिल्कुल। सकते हैं हाँ अपनी जी। ज़रूरत के हिसाब से। हाँ जी, उसमें ऐप हो अब मतलब अभी भी है बट उसको थोड़ा और हम डेवलप कर रहे हैं कि जो अपने आप आपके टेम्परेचर को सेंस करके वो बॉक्स का टेम्परेचर मेंटेन करे। बट अभी आप फिजिकली अप डाउन कर सकते तो हैं। ये हाईएस्ट और मिनिमम कितने टेम्परेचर तक वर्क कर सकता है? देखिए जो इसका गर्म करने का फंक्शन है वो -10 तक चल सकता है और जो ठंडा करने का है वो +45। अच्छा, ठीक है। तो तो इतना 50 जियोग्राफिकल टेम्परेचर आमतौर पे काफ़ी सारा कवर हो जाता है। बट प्रॉब्लम सिर्फ यही आती है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर में, अब जैसे सियाचिन आप देख लीजिए या अपना रेगिस्तान में, वहाँ थोड़ा जहाँ वन माइट से कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ थोड़ा सा हम स्ट्रगल करते हैं बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंसी ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। बट उस पर भी हम लगे हुए हैं एंड आई थिंक अगले 1-1.5 साल में, क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ जैसे जैसे इम्प्रूव करती हैं
तो वैसे ही मटेरियल साइंस, रसायन शास्त्र, उसको जैसे वो इम्प्रूव करेगा तो वैसे वैसे इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और इसको हम हायर टेम्परेचर में यूज़ कर पाएंगे। दूसरा जो है बैटरी, क्योंकि ये 3 साल पहले या 4 साल पहले ये चीज़ पॉसिबल इस वजह से नहीं थी क्योंकि आपको इतनी भारी बैटरी लेके घूमनी पड़ती। अभी भी जैसे हमारा पूरा प्रोडक्ट 700 ग्राम का है, बट उसके साथ जो बैटरी है वो 1.25 किलो की है। तो इस करके सारी चीज़ को हमको ध्यान में रख के उसको पोर्टेबल करने के लिए जो हमको करना पड़ा उसमें काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि बैटरी अवेलेबिलिटी, ऑब्वियसली बीच में पैंडेमिक आ गया था, उस वजह से काफ़ी स्लो हुआ था काम। बट कुछ टेक्नोलॉजीज़ जो हमने यूज़ करी वो अभी तक एट द पीक भी नहीं पहुंची हैं, तो इट कैन ओनली गेट बेटर आई थिंक। जैसे इसमें आपके कितने साल आपने इन्वेस्ट किया रिसर्च में और इस फाइनल प्रोडक्ट को सामने लाने में? देखिए सर, 8 साल से तो मुझे खुद मैं पर्सनली इसमें मैं लगा हुआ हूँ। ये भी नहीं कह सकता कि 8 साल से फुल टाइम था, बिकॉज आई वाज डूइंग अ बंच ऑफ अदर थिंग्स, बट पिछले 2 साल से तो आई हैव बीन मोर और लेस फुल टाइम ऑन दिस। और इसका मार्केट और इसका एंड यूज़र कौन है, कहाँ पर है? तो आई थिंक इस प्रश्न का उत्तर मैं थोड़ा वापस जाके मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इस कमरे को ठंडा रखना चाहते हैं, वो अपने लिए रखना चाहते हैं। अब आप इमेजिन करिए कि वेयर हाउसेज हैं, ठीक है, और उन वेयर हाउसेज में हम एयरकॉन या कूलिंग सिस्टम्स इंस्टॉल करते हैं। वो प्रोडक्ट्स के लिए नहीं करते, फैक्ट्रीज में भी प्रोडक्ट्स के लिए नहीं करते, वो सिर्फ हम अपने लिए करते हैं। तो मैं जिस तरीके से इस प्रोडक्ट को इन्वेजिज सोचता हूँ कि वो हर जगह जहाँ पर आदमी आराम से बैठ के या चलते फिरते अपना टेम्परेचर मेंटेन करना चाहता है। अब जैसे आप देखिए, इसका एक तो जैकेट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, दूसरा है हमारा बेड कूलिंग सिस्टम। तो बेड कूलिंग सिस्टम क्या है कि बॉक्स से कनेक्टेड एक आपको मैट्रेस का टॉपर मिल जाएगा, वो आप उसके ऊपर रखिए और उसको कनेक्ट करिए, और साथ में आपको एक ब्लैंकेट मिलती है। तो वो ब्लैंकेट और मैट्रेस टॉपर दोनों में पानी सर्कुलेट करता है। तो आप उसको स्विच ऑन करिए, तो जो अब जैसे एयर कंडीशनर है वो मिनिमम 1.5 किलोवाट पावर जो है वो कंज्यूम करता है। ये हमारा जो सिस्टम है ये 400 वाट में जी। तो अगर आप बेसिकली इसके 3 भी सिस्टम लगा दें फिर भी आप एक एसी से कंपेयर इसकी पावर कंजम्पशन नहीं कर पाएंगे। सो वो एक ये है कि जिनको अब जैसे आप बैठ के टीवी देख रहे हैं, ठीक है, आपका जो मोस्टली जो गर्मी आती है वो जब हम बैठे होते हैं तो हमारी बॉडी रेस्ट करती है चेयर के अगेंस्ट, तो सबसे ज़्यादा हीट वहीं जनरेट होती है। तो हमने एक कूलिंग चेयर डेवलप करी है जिस पे आप बैठ के आप आराम से इंस्टेंटली यू कैन स्टार्ट फीलिंग अ बिट कूलर। थेरेपी प्रोडक्ट्स की मैंने आपके साथ बात करी है। और एक और चीज़ जो हमने नोटिस करी है कि जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियों का जो रियर सीट का कंफर्ट है वो फ्रंट सीट के कंफर्ट से नहीं कंपेयर कर सकता। वो एक्चुअली उसका लॉजिक ये है कि ये गाड़ियां जो है वो इंडिया के लिए बनी नहीं है, क्योंकि इंडिया में 62% ऑफ द कार्स आर शोफर ड्रिवन और वेस्ट में 99.9% ऑफ द कार्स आर शोफर ड्रिवन। तो उसमें डिफरेंस क्या है कि हर चीज़ जो है वो अगली सीट के लिए, आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम, आपका सीट कूलिंग, आप सब कुछ जो है वो आगे की सीट के लिए। तो हम रियर सीट कंफर्ट सिस्टम डेवलप कर रहे हैं ताकि जिसने लेट्स से किसी ने 20, 30 या 50 लाख रुपए की बड़ी गाड़ी ली है और वो रियर सीट में वो कंफर्टेबल नहीं है, तो आई थिंक इट इज़ क्वाइट अ वेस्ट टू हैव इतना पैसे खर्च करके। बिल्कुल। तो रियर सीट के लिए या रियर सीट या शोफर ड्राइविंग के लिए ये गाड़ियाँ तो बिल्कुल बनी नहीं है। तो वो थोड़ा हमको जैसे जैसे इंडिया रियलाइज़ करता है
कि हमारा वर्किंग सिस्टम डिफरेंट है, हमारी रिसर्च अलग होनी चाहिए, हमारा यूज़ केस अलग है। तो इन सब चीज़ों को लेके वी फील कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और पर्सनल कूलिंग का यूज़ करके हम स्पेस कूलिंग को कम करना चाहते हैं। जी। तो हमारी टारगेट मार्केट जो है वो यही है कि जो आदमी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी या बिजली का खर्चा ना करके अपने आप को कूल रखना चाहता है अपनी सिचुएशंस में। क्या ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है? जैसे बिल्कुल है। एसी बहुत ज़्यादा एक तरह से कह लीजिए कि जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रहा है, या हीट बहुत ज़्यादा जनरेट बिल्कुल कर रहा ठीक है। तो वहाँ पर यही प्रॉब्लम है कि आप कुछ लोगों के लिए, यानी कि जो भी लोग हैं 10, 15, 50, 100 के लिए आप पूरे एक सिस्टम को उस पर लगा देते हैं, यानी कि कूलिंग पे लगा देते हैं या हीट पे लगा देते हैं। करेक्ट। तो मे भी उसका सॉल्यूशन इस तरह से भी कुछ निकल सकता है। जी हाँ, आई मीन देखिए, अब आई थिंक हालांकि ये इतना थोड़ा सा आसान नहीं एम्बिश है। हाँ थोड़ा सा एम्बिशियस होगा कि मैं कहूँ कि लोग ऑफिस में बैठ के जैकेट अपने आप को पहन के, जैकेट बिल्कुल, पहन के बिल्कुल, कनेक्ट हाँ, करके अपना काम कर रहे हैं। वो आई थिंक वो थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू है। हाँ। लेकिन ये है कि जैसे आपने बताया कि कारों में इस्तेमाल होने लगे ये गाड़ियों में इस्तेमाल आराम से हो सकता है, बाइक्स में अब जैसे जिम, अगर आप जिम में हैं तो जो आपकी ट्रेडमिल है या दूसरी मशीन्स हैं उस पर अगर आप ये जैकेट कनेक्ट करके अपने आप को थोड़ा कूल रखें जी। तो आपकी एक्सरसाइज ज़्यादा हो सकती है। फॉर्मूला 1 में ड्राइवर कूलिंग सिस्टम्स भी अब जो हैं धीरे धीरे आने लग गए हैं। तो अब हम वॉरिक यूनिवर्सिटी के साथ ये एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं फॉर ड्राइवर कूलिंग सिस्टम्स फॉर फॉर्मूला रेसिंग। फार्मूला रेसिंग में तो मुझे लगता है कि गाड़ियाँ भी बहुत हीट होती होंगी, तो उसके लिए बहुत हीट होती हैं, बट हमको वो इक्विपमेंट नहीं, वी आर मोर फोकस्ड ऑन द पीपल। तो उनको ठंडा रखने के लिए क्या सिस्टम है वो हम वॉरिक यूनिवर्सिटी के साथ डेवलप कर रहे हैं। तो आप यूज़ केस पूछ रहे थे, इसमें यूज़ केसेस तो काफ़ी हैं, बहुत सारे निकलेंगे। मेन चीज़ ये है कि जो बॉक्स है वो है टेक्नोलॉजी, दैट इज़ द वन व्हाट वी हैव डेवलप्ड। तो ये आपका पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हो रही है? और तो जो हमारे पार्टनर हैं थर्मिस्टन्स, जी। वो दे आर अ डीप टेक स्टार्टअप फ्रॉम पुणे। तो उनका चाकन, पता नहीं आपको शायद एरिया पता होगा या नहीं, बट इट्स स्लाइटली नॉर्थ ऑफ पुणे, इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग एरिया। तो वहाँ पर उनकी फैक्ट्री है। तो वो मोस्टली जो है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर वो करेंगे। एक जो मेन कंपोनेंट है वो या जर्मनी या जापान से आता है या चाइना से, उसको छोड़ के बाकी सब कुछ हम इंडिया में ही बनाएंगे। और जैसा कि हमने इस पर अभी बात नहीं हुई कि कौन कौन सी कंट्रीज़ होंगी जो आपके दिमाग में हैं, या ये डिपेंड करेगा ज़रूरत के हिसाब से, इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग? देखिए, कल को मान लीजिए कार मैन्युफैक्चरर्स से ज़्यादा डिमांड आती है, तो शायद आप उन कंट्रीज़ में फोकस करने लगे जहाँ पे ज़्यादा कारें बन रही हैं हाई एंड, या इस तरह का नहीं कुछ? बिल्कुल ठीक है, बट आई थिंक हमारा जो हमारी प्रोडक्ट आफ्टर मार्केट में होगी ज़्यादा। तो आई थिंक एज एक गाड़ी के मैन्युफैक्चर के साथ तो हम शायद नहीं, या एक मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर के साथ रिलेशनशिप रखने की बजाय हमें एग्नोस्टिक होना पड़ेगा कि हम किसके साथ काम करें। तो अब जैसे आप कह रहे थे कि स्पेन में जो है इसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी है, क्योंकि वहाँ पर गर्मी भी पड़ती है, इतनी भी गर्मी नहीं पड़ती, पर लोग यूज्ड टू नहीं है। पूरे यूरोप में जो है टेम्परेचर इज़ चेंजिंग। तो अभी आज की डेट में हमारे पास अबाउट 1500 इंक्वायरीज़ हैं। जी। तो 1500 मतलब यू कैन से अराउंड $1.2 million वर्थ ऑफ सेल्स इज़ ऑलमोस्ट इन आवर हैंड्स जब हम लॉन्च करेंगे उसके बाद। बट हम एक किक स्टार्टर करके है वेबसाइट, आई एम नॉट श्योर इफ़ यू आर अवेयर ऑफ इट और नॉट। तो किक स्टार्टर जैसे हमारी जैसी कंपनीज़ या हमारे से काफ़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए भी काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो क्या करता है कि अब हमने मिनिमम वायबल प्रोडक्ट या प्रोटोटाइप उसका बना दिया है, अब वो उसको अर्ली अडॉप्टर्स के पास लेके जाता है और कहता है कि ये चीज़ हैं, इन्होंने ये ऐसी चीज़ें बनाई हैं, अगर आपको
इफ़ यू वांट टू गेट इन अर्ली इन द टेक्नोलॉजी तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, आपको ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ये तो वो लाइन अप करके मार्केट डिस्कवरी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो वो अब इस महीने के एंड से शुरू हो रही है। सो बाय 15th of March आई थिंक हमारे पास अराउंड 1.25 से लेके $2 मिलियन के ऑर्डर तो होंगे। और आपका प्रोडक्ट कब तक लॉन्च हो जाएगा? जून में डिलीवरी करेंगे। जून में डिलीवरी? हाँ जी। क्या ये एक डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए अवेलेबल होगा? हाँ जी, मैं डायरेक्ट इसे टू purchase कंज्यूमर कर ही, सकूं? बिल्कुल। जी। हाँ जी, डायरेक्ट टू कंज्यूमर ही है अवेलेबल अभी, ठीक। बिकॉज दैट इज़ द रूट दैट वी आर और टेकिंग। चिल्टियर आपका ब्रांड है, जिस हाँ ब्रांड जी। से आप इसको सेल करें? हाँ जी, और कंपनी का नाम है 6C मशीन्स, पर जो ब्रांड है वो चिल्टियर। वो इस वजह से क्योंकि पेल्टियर एंड चिल फॉर कूल, सो चिल्टियर हमने दैट वाज द हाइब्रिड नेम दैट वी चूज। प्लस उसकी वेबसाइट वगैरह भी आसानी से मिल रही थी, तो आजकल वो भी बड़ी प्रॉब्लम है। जी। अच्छा। तो ये पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट है ये आपका अपना है या किसी जी से हाँ। आपने किया? अच्छा। अभी तक तो सारा इन्वेस्टमेंट हमारा ही है एज अ ग्रुप, यू कैन से। कुछ हमारी शिप डिज़ाइन कंपनी ने कराया काम, कुछ हमने खुद कराया। अभी हमारी टीम 5 लोगों की है सिर्फ, जिसमें से सैलरीड एम्प्लॉयज़ सिर्फ 2 हैं, बाकी 3 फाउंडर्स हैं। तो वी केप्ट इट वेरी लीन, ताकि टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है तो बेटर इज़ टू प्रूव इट। फिर उसके बाद देखेंगे कि जो हाई टिकट इन्वेस्टमेंट्स, जैसे जिन की कंपनी है उसमें भी हमने वैसे ही करा था। सिर्फ एक बॉटलिंग प्लांट के अंदर हमने एक छोटी सी जगह को लीज पे लेके एंड 2 करोड़ रुपए के अंदर हमने पूरा अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर दिया था। वी वर द फर्स्ट टू डू दिस। उसके बाद तो अब काफ़ी कंपनीज ने ये मॉडल कॉपी करा। तो मेरा थिंकिंग यही रहती है हमेशा कि पहले बूटस्ट्रैप करके, पहले उसको टाइट रख के, जो ज़रूरी है वहाँ पर आप पैसे इन्वेस्ट करिए, जो नहीं है वो बाद में देखेंगे अगर जब सक्सेस होगी तो। एक सवाल मेरा ये था कि इससे पहले आपने जिन भी बिजनेसेस में हाथ डाला वो ऑलरेडी प्रूवन थे, यानी कि शिप मैन्युफैक्चरिंग है या हॉस्पिटैलिटी का है या आपका ये जिन का ब्रांड हो गया। ये एक ऐसा है जो बिल्कुल नया प्रोडक्ट है मार्केट में, जिसकी सक्सेस या फेल्योर को लेकर कोई आपके पास ऐसी बहुत हिस्ट्री नहीं होगी कि ये आगे कहाँ जाएगा, क्या शेप लेगा। तो इसके पीछे कौन सी चीज़ थी जो आपको लगातार मोटिवेट करती रही? देखिए, इसमें तो मेरा पर्सनल पैशन ही है जो मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है, बिकॉज आई थिंक ये जुनून कह सकते हैं या जो भी कह सकते हैं आप, ये मुझे इसको लेके मैंने जितनी पढ़ाई करी है फिज़िक्स की या केमिस्ट्री की, वो मैंने अपने पूरे स्कूल लाइफ में कभी भी नहीं करी होगी। उसको थर्मोडायनामिक्स सीखना, सीबैक इफेक्ट सीखना, कई चीज़ें जो मेरे स्किल सेट में नहीं थी, बट मुझे सिर्फ पैशन की वजह से मैंने ये चीज़ें सीखी। सो अगर आप कहते हैं कि अब जैसे जिन है, तो एक्चुअली लोग सोचते हैं कि हाँ ठीक है, ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश बिजनेस है, तो इसमें आपके रिस्क फैक्टर्स इतने यूनिक नहीं हैं, जो सबके हैं वही आपके रिस्क फैक्टर्स हैं। बट एक्चुअली अगर आप देखें तो उस टाइम पे 2015 से लेके 18-19 तक अराउंड 30 से 40 जिन कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करे। हम पहले थे, उसमें से 4 या 5 रह गए। तो जो उनका फेलियर रेट है वो बहुत हाई है। वो इस वजह से है क्योंकि हम इमेजिन करते हैं कि जो बाहर चलेगा वो उधर वैसे ही चलेगा, बट एक्चुअली बहुत मुश्किल है, स्पेशली अल्कोहल बिजनेस चलाना तो बहुत मुश्किल है इंडिया में। आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट बिजनेसेस टू ऑपरेट। और जहाँ तक आप शिपिंग देखें, वहाँ भी एक्चुअली आई वॉज टू यंग, तो मुझे इतना पता भी नहीं था। तो अगर अब मैं वो लॉन्च करने की कोशिश करता तो बहुत मुश्किल मुझे लगता। बहुत मुश्किल होती। तो वो एक उस समय का उत्साह कह लें, बिल्कुल, जिसने आपको वहाँ पर बिल्कुल बढ़ा दिया। बिल्कुल। देखिए सर, ये जो बिज़नेस हमने फाइनली 2009-10
में हमने 120 मिलियन डॉलर्स का बेचा था ये बिज़नेस। शिपिंग का। हाँ जी। जी। तो उस टाइम जब हमने शुरू करा था तो आई नेवर न्यू कि एक तो इसकी डिमांड इतनी है, ठीक है, दूसरा मुझे उसका इंजीनियरिंग के बारे में तो थोड़ा बहुत आता था, बट मार्केट कैसे क्या करें कुछ नहीं आता था। सो फ्रैंकली आई थिंक मेरी हिस्ट्री यही रही है कि जिन चीज़ों के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है उसमें मैं हाथ डालना ज़्यादा आसान मुझे लगता है, क्योंकि जिसके हिस्टोरिकल रिस्क अगर आदमी देखे तो उससे लगता है कि यार ये तो बड़ा डेंजरस काम है। बिल्कुल सही बात है। तो आई थिंक मेरा थोड़ा दिमाग इन चीज़ों में उल्टा चलता है कि अगर आपने कोई नई चीज़ लेके आए हैं तो उसके चांसेस ऑफ सक्सेस, अगर आप फर्स्ट मूवर हैं और आपकी टेक्नोलॉजी साउंड है, तो आई थिंक अडॉप्शन या इसकी जो सेल्स हैं वो सिर्फ जो स्टार्टअप्स के मेन रिस्क वही हैं कि ये एक तो आपको कैश रनवे आपका ख़त्म हो जाए। उसमें लकीली आई हैव बीन एन इन्वेस्टर, तो आई नो कि अभी तक तो मैंने ही डाला है, बट इफ़ आई नीड टू रेज मनी फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड वो सब वो आराम से हो सकता है, दैट इज़ नॉट एन इशू। पर दूसरा क्या है कि जितना मैंने इन्वेस्ट करा है, आई थिंक सिर्फ टाइम और जो पर्सनल ईगो को अगर हम थोड़ा सेट असाइड करें तो रिस्क टू रिटर्न इन अ सिचुएशन लाइक दिस इज़ वेरी गुड। बढ़िया रहा, ठीक बात। तो अगर मैं आपकी जर्नी को एक बार दोबारा पलट के देखूं इतनी बातचीत के बाद, तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं ये पाता हूँ कि आपने जहाँ भी हाथ डाला वो कहीं ना कहीं एक टफ टास्क था। जैसे आपकी उम्र कितनी रही होगी जब आपने शिपिंग का बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग 24-25। हाँ, तो उतनी कम उम्र में इतना बड़ा, जो कि लॉजिस्टिक्स के हिसाब से बहुत बड़ा काम है, एक शिप तैयार करना। हाँ जी। मतलब मैं लेमैन की तरह सोचता हूँ। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे भी नहीं आता था। एक स्क्रू से लेकर जो है उसके पूरे इंजन और सारी चीजें, मुझे भी गूगल ही करना पड़ा कि कैसे बनाते हैं तो वो। और उसके बाद से फिर जैसे आपने कहा कि लिकर का बिजनेस बहुत टफ है इंडिया में। हाँ जी। फिर आप उसे ब्रांड, अपने 2 ब्रांड आपने एस्टेब्लिश किए, और अब आप एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, हाँ जी, जिसकी ज़रूरत कितनी होगी मार्केट में, किस तरह उसका स्वागत होगा, ये सब कुछ अभी हमें नहीं पता। हाँ, बिल्कुल ठीक है, हमें नहीं पता भविष्य में है, होपफुली अच्छा होगा, बट नहीं पता। हाँ, हम सभी लोगों को इसी तरह से आगे काम हाँ जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग स्टार्टअप फाउंडर हैं या जो लोग अपना कोई वेंचर शुरू करना चाहते हैं, ये कौन सी चीज़ है जो आपको इस लिए मोटिवेट करती है कि एक रिस्की बिजनेस में भी आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं, या अपनी किन तैयारियों के साथ जाते हैं, ये मेरा सवाल है, या उन्हें किस तरह जाना चाहिए? आई थिंक हाँ, आई वुड से कि जैसे मैं करता हूँ, मैं भी जी सबसे बेस्ट मेथडोलॉजी नहीं है, क्योंकि जो मेरा ब्रेन की वायरिंग है वो थोड़ी अलग है, इन द सेंस कि मैं इतना रिस्क जो है, जो रीजनेबल रिस्क है, कई चीज़ों में मैं नहीं असाइन करता, नंबर 1। नंबर 2, जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेंटालिटी है वो ये है कि पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करो, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या होगा इसका, ये चीज़ चल सकती है या नहीं चल सकती है, जो भी है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम फाउंडर हैं तो डेफिनेटली जो आपका स्ट्रेंथ ऑफ आइडिया है या आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो एकदम क्लियर होना चाहिए कि हाँ, कि आप के सामने कोई भी अगर फाउंडर बैठ के अगर आप उससे पूछें कि आप क्या कर रहे हैं या आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अगर वो आपको 2 सेंटेंसेस में नहीं बता सकता, तो इसका मतलब देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द बिजनेस मॉडल, क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जो है क्लियरली नहीं बता सकती कि मैं करना क्या चाहता हूँ। तो सबसे ज़रूरी है कि आप जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वादा कर रहे हैं वो 100% आपको श्योर हो कि किस तरह से आप उसको सॉल्व कर रहे हैं। हाँ जी, आपका क्लैरिटी ऑफ विजन होनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है, और इस प्रॉब्लम का सल्यूशन अभी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में तो ये चीज़ें और भी जो हैं प्रेवलेंट हैं, बट हार्डवेयर में थोड़ा बहुत मुश्किल इस वजह से है
कि एक तो बैरियर्स टू एंट्री हाई हैं, इन्वेस्टमेंट लेवल आपको हाई करना पड़ता है जब प्रोडक्शन पे दूसरे ग्राउंड लेवल के चैलेंजेस ऐसे होते हैं जो आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते शायद। बिल्कुल ठीक बात है। और इस वजह से तो गेटिंग बैक टू जो आप कह रहे थे, एक तो आपका विजन स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। दूसरा जो है, अपने आप को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि ये मतलब इस सिचुएशन को आर या पार या मर करेंगे या मरेंगे, ऐसा अगर आपकी बाइनरी थिंकिंग है तो वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। तो आपको यस फोकस होना चाहिए, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, पर आपको इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप अपने आप को इतना बिलीव कर लें कि कोई आपको रीजनेबल कोई चीज़ कहे या उसको आपको आप फ्लेक्सिबल होना चाहिए और दूसरे के ओपिनियंस भी सुनने चाहिए। या कोई आपको अगर कहीं लग रहा है कि हाँ ये मेरा डायरेक्शन गलत है तो आप क्विकली चेंज कर सकें। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि देखिए कई सक्सेसफुल लोग कहते हैं नहीं मुझे लोगों ने कहा तो बिल्कुल तू पागल है, तो इसको नहीं कर सकता, तो इस वजह से ये नहीं होगा। होता है, बट आई थिंक जो लोग ऐसे कहते हैं उनके पीछे हज़ारों ऐसे लोग हैं जिनको लोगों ने कहा है कि भाई मत करिए तो, और वो सही थे, उसको नहीं करना चाहिए था वो काम, फिर भी उसने करा। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सक्सेस स्टोरीज जो हैं ये थोड़ा बहुत हमको मिसलीड करती हैं कि किसी भी कीमत पे इसको ऐसे करना ही पड़ेगा तभी। ऐसे नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर आपको लग रहा है कि हम अपने सिर दीवार पे मार रहे हैं तो क्यों मारते रहें दोबारा। तो यू हैव टू बी क्लियर कि नहीं चला तो ठीक है, इसको ड्रॉप कर दीजिए, कुछ और देख लीजिए, और या आप उसको थोड़ा पिवट करिए, थोड़ा और सोचिए क्या हो सकता है। और थिर्डली मैं ये कहूँगा कि जब आप फंड्स रेज करने जाते हैं लोगों से तो क्लैरिटी तो आपकी होनी चाहिए, अदरवाइज आपको कोई पैसे नहीं देगा। बट मोर इम्पोर्टेंटली आपको अपने इन्वेस्टर्स को मैनेज कैसे करना है वो बड़ा ज़रूरी है। इसका मतलब मैनेज का मतलब ये नहीं कि आप उनको चाय या गोलगप्पे खिला रहे हैं वो सब। मैं ये कह रहा हूँ कि आप उनको बताइए दिस इज़ द सिचुएशन, उन्होंने पैसे डाले हैं तो वो दे आर ऑन द सेम टीम एज यू, बिकॉज आपकी सक्सेस में ही उनकी सक्सेस है। बिल्कुल। तो आप उनको एकदम क्लैरिटी, ट्रूथफुलनेस, आप उनको ये बताइए कि ये इस वजह से ये प्रॉब्लम है, ये नहीं हो सकता, सो दे विल हेल्प यू। तो ये आपको ईगो नहीं होना चाहिए कि फाउंडर है, मैंने बनाई है, ये मेरी कंपनी है, मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ। मे बी नॉट, मे बी कोई और आपसे ज़्यादा जानता है। कई बार ऐसा होता है जो इन्वेस्टर होता है उसके पास बहुत अजीब से सवाल भी होते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता है कि अच्छा ये सवाल भी मेरे सामने आएगा। या कई बार वो सवाल एज ए इनोवेटर या फाउंडर आपके लिए बड़े इरिटेटिंग हो सकते हैं कि ये सब कुछ तो क्लियर है फिर भी उनको इतने सारे डाउट्स हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? नहीं, ऐसी स्थिति बिल्कुल आती है। आपको लगता है कि क्योंकि कहते हैं ना आपका अपना बच्चा तो सबको प्यारा होता है, तो वही कहानी है। आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि नहीं ये तो उस टाइम पे आदमी थोड़ा डिमोरलाइज तो होता है कि यार मैं इतनी अच्छी चीज़ उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पर वो समझ ही नहीं रहे। बट देखिए, जो इन्वेस्टर्स की मेंटालिटी होती है वो बड़ी अलग होती है। वो तो करना क्या चाहिए? मान लीजिए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जब इस सिचुएशन में पड़ता है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्या करना चाहिए उसे? देखिए, अगर आपसे कोई आम की पेटी नहीं खरीदना चाहता तो आप जितना भी जतन कर लें आप नहीं बेच पाएंगे उसको। सिंपल एज दैट। तो इस करके अगला ग्राहक खोजना आपको ज़रूर देखना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि ये मेरे लिए नहीं है। और वो मीटिंग में पहले 5 या 10 मिनट में पता चल जाता है, ठीक है? क्योंकि जब भी आप किसी से मिलते हैं वो लोग आपकी शक्ल देख के, आपका बातचीत करने का रवैया देख के, क्योंकि हमारी एनिमल मेंटालिटी है तो हम एकदम जैसे जंगल में देख के किसी को जज कर लेते हैं कि ये मेरे लिए है या नहीं। तो उस टाइप की सिचुएशन में आप अपनी रिलेशनशिप ख़राब ही कर सकते हैं लोगों को ज़्यादा पुश करके कि नहीं आप ये देखो वो देखो, आप समझ नहीं रहे हैं ये और इन्फॉर्मेशन। अगर किसी ने अपना माइंड मेकअप कर लिया तो बेटर इज़ कि आप वो टाइम उसके साथ स्पेंड करें जो आपसे थोड़ा बहुत समझने के मूड में है या समझ पा रहा है, या मे बी यूर रॉन्ग। बिकॉज ये नहीं है कि मतलब आप देखिए जो फाउंडर्स लैंडस्केप है, अब आई डोंट नो व्हाट इज़ द सक्सेस एंड फेलियर रेट, बट आई एम श्योर कि जो सक्सेस रेट है
वो काफ़ी छोटा होगा कंपेयर टू फेलियर रेट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब ये वीसी आपसे बात करते हैं या इन्वेस्टर बात करते हैं वो सही होते हैं, क्योंकि स्टेटिस्टिकली इट इज़ प्रूवन कि द फाउंडर्स आर द वंस दैट हैव मेड द मिस्टेक, या उनको समझा नहीं पाए या कोई। अब जैसे मैंने एक बाइक कंपनी में इन्वेस्ट करा था, जैसे ये रैपिडो जी। अब मुझे उसका कंपनी का नाम भी याद नहीं आ रहा। मच्योर फाउंडर, दे वर फ्रॉम द टेलीकॉम स्पेस, अफ्रीका में रह के आए थे। कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा था, बाइक टैक्सीज, यू नो। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई थिंक ये आपके इस ग्रुप में से किसी ने भी इन्वेस्ट करा था उस कंपनी में, फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर। तो इट लुक लाइक अ श्योर शॉट कि बहुत बढ़िया है, बट नहीं हो पाया। वो इस वजह से नहीं क्योंकि आइडिया अच्छा नहीं था, इस वजह से नहीं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, इस वजह से कि एग्जीक्यूशन पुअर था। एग्जीक्यूशन पुअर होगा, बिल्कुल। यू नो, तो ये भी एक बहुत बड़ा, ये बड़ा ज़रूरी है जी। कि आइडिया अच्छा है बट तू उसके लिए अच्छा नहीं है। इन्वेस्टर्स ऐसे सोचते हैं। तो आपको, हाँ, तो इस करके हमको, और अगर कोई नहीं खरीद रहा आपकी आम की पीठी तो या तो खुद खा लीजिए या फेंक दीजिए उसको। मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। एक और चीज़ जो मैंने पाई आपकी इस जर्नी में कि हर किसी भी नए काम को, नए वेंचर को शुरू करने से पहले शायद आपका रिसर्च काफ़ी स्ट्रांग होता है। वो एक आप हाँ जी का प्लस पॉइंट है मुझे लगता है, क्योंकि इतने डिफरेंट सेक्टर्स में जाने के लिए जाहिर सी बात है कि वो कॉन्फिडेंस रिसर्च ही दे सकता है कि आप चाहे मार्केट की नहीं, रिसर्च बिल्कुल करें, चाहे ठीक बात है। प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी की रिसर्च करें। उसके बारे में अगर आप बिल्कुल कुछ ठीक कहना बात चाहें है। कि आपका तरीका क्या है? नहीं जी, बिल्कुल ठीक बात है। अब शायद मैं थोड़ा अपने आप को मतलब इतना सीरियसली नहीं लेता, बट यस, रिसर्च करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अब देखिए, जब हमने शिप डिज़ाइन बिजनेस शुरू करा था तो इंडिया में कोई शिप डिज़ाइन की कंपनी नहीं थी उस टाइम पे जो किसी प्रॉपर टेक्नोलॉजी के साथ शिप डिज़ाइन कर रहे थे। जी। अब जो हमने शिप्स डिज़ाइन करी हैं अब, जिनमें से एक INS अन्वेष है, एक INS ध्रुव है, दीज आर बोथ वेरी हाई टेक्नोलॉजी वेसल्स। एक मिसाइल इंटरवेंशन शिप है, एक मिसाइल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन वेसल है। दीज आर बोथ यूज्ड बाय DRDO एंड बाय द इंडियन नेवी। जी। तो उस टाइम पे ये मार्केट नहीं थी, कोई डिज़ाइन नहीं कर पा रहा था इस टाइप की। तो हमने नॉर्वे से जॉइंट वेंचर करके करा और डिज़ाइन करी, और अब आज की डेट में आई थिंक हमने अराउंड 60 डिफेंस वेसल्स और मोर देन 40 फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आई थिंक अराउंड क्लोज टू 100 शिप्स वी हैव डिज़ाइंड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अब शिपिंग में अगर आप देखिए तो उस टाइम पे क्या था कि पिछले 15 साल से क्रॉनिक अंडर इन्वेस्टमेंट थी उस सेक्टर में, तो कोई इस साइज़ की शिप बनी नहीं थी, कोई इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। तो हमारी टाइमिंग लकीली अच्छी थी। जैसे हमने इन्वेस्ट करा, हमारे को पार्टनर मिल गया, यूज़र मिल गया, तो बिज़नेस खड़ा हो गया। बट वो इसी वजह से था क्योंकि डिमांड थी, क्योंकि मेरी शक्ल देख के तो कोई काम मेरे साथ करता नहीं। सिमिलरली जिन में तो अगर हमने उसकी जब रिसर्च करी तो हमने देखा कि जो सबसे सस्ती जिन थी वो 2 ब्रांड थे बेसिकली, ब्लू राइबंड और ब्लू मून करके, जिसको परफ्यूम जिन कहते हैं। तो वो परफ्यूम का मतलब वो बेसिकली वोडका होता है, उसमें कुछ थोड़ा टेस्ट डाल के इट बिकम्स एज अ जिन, और आप उसको क्या कहते हैं 300-400 रुपये का। उसके बाद जो अगली बॉटल थी वो अराउंड 1700 रुपये की थी। सो 400 और 1700 के बीच में कोई ऐसी जिन नहीं थी जो डिसेंट क्वालिटी की थी, जो इंडिया में बनी थी और जिसके पीछे कोई कहानी थी। जी। तो फिर जब हमने उसको स्टार्ट करा तो हमने 900 रुपये की बॉटल उसको हमने प्लेस करा, और जो एक्सपेंसिव थी जिन उसको हमने 3,500 रुपये की एक बॉटल पे उसकी प्लेसमेंट करी। जो हमारी 3,500 रुपये की प्लेसमेंट थी ऑलरेडी, ऑल्दो उसकी प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, इट हैज़ वन अ लॉट ऑफ अवार्ड्स,
बट प्रॉब्लम क्या था कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी ऑन दिस प्राइस वाज लेस। तो जो 900 950 की बॉटल है दैट बिकेम द नंबर 1 सेलर इन इंडिया, क्योंकि वो मार्केट में गैप था। जो दूसरी थी वो थोड़ा वैनिटी प्रोजेक्ट था कि मतलब हम अच्छा कुछ दिखा, वो हाथी के दांत वाली बात थी कि कुछ अच्छा हम दिखाएंगे तो दूसरे भी हम बेचेंगे। तो वो मैंने मार्केट रिसर्च की वजह से नहीं करा। जो मार्केट रिसर्च की वजह से प्रोडक्ट थी दैट डिड वेरी वेल। सेम विद दिस। अब देखिए वही है कि हर फाउंडर को यही बिलीफ होता है कि हमने कोई बड़ी लाइफ चेंजिंग या हाँ, उसके बगैर आप आगे बढ़ भी नहीं उसके सकते। बगैर आपका बिलीफ ना हो तो आप आगे बढ़ भी नहीं सकते। जी। बट आई फील कि जो जो चीज़ें मैंने करी हैं उन सब में आई हैव हैड सम थॉट बिहाइंड इट। सक्सेस और फेलियर वो तो दैट यू नो। तो एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये था कि मेक इन इंडिया की काफ़ी बात होती है, तो मेक इन इंडिया का फ्यूचर क्या है भारत में? कितना चैलेंजिंग है और कितना इसमें आपको ब्राइट, मतलब कितनी इसमें ब्राइटनेस दिख रही है, कितना भविष्य दिख रहा है? देखिए सर, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स तो स्ट्रक्चरली हैं। अब हमारी पॉपुलेशन जो है आज की डेट में 1.5 बिलियन के आसपास है, वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशंस। और जो हमारा सर्विसेज सेक्टर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब ऑलमोस्ट 63% ऑफ जीडीपी इज जनरेटेड बाय अ सर्विसेज सेक्टर, विच मीन्स थिंग्स लाइक सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब शेर आया वाली कहानी है, बट एआई तो आ रहा है और उसकी वजह से आई एम श्योर नॉलेज बेस्ड कंपनीज लाइक योर सेल्फ वुड हैव सीन कि कुछ ना कुछ इसमें काफ़ी चर्न है। हाँ, और उसमें क्या है कि सॉरी आपका नाम? विवेक जी का काम तो हमेशा चलेगा, बिकॉज उनका जो सेटअप है ये सब चीज़ें हैं वो अभी वी आर वेरी फार कि एआई करे या रोबोटिक्स से करें या ऐसे करें, तो ये इनका काम थोड़ा बहुत सिक्योर है। हमारे काम इतने सिक्योर नहीं है, बिकॉज हमारा काम जो है वो एआई जो है धीरे धीरे उस करने की क्षमता रखता है और करेगा आगे बढ़ के। तो अगर हम मेक इन इंडिया का सोचें तो हमको जेन्युइनली मेक करना पड़ेगा। बिल्कुल। मीनिंग फिजिकल प्रोडक्ट्स हमको बनानी पड़ेंगी, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमको अपना बढ़ाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस नीचे लेके आने पड़ेंगे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना पड़ेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आई फील कि हमारे क्योंकि हमारा फैमिली सिस्टम और कल्चर भी है, बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा या लॉयर बनेगा, वो सब काम अब एआई करना। तो अब बाहर वेस्ट में तो है कि जो इलेक्ट्रिशियन है या प्लम्बर है वो बहुत मोटे पैसे कमाता है, इस वजह से क्योंकि फिजिकली लोग काम करने के लिए कम है। यहाँ पर हमको ये बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज मेक इन इंडिया करने के लिए हमको जो है बिना नॉन यूनिवर्सिटी एजुकेशन है या आपकी यू नो क्या कहते हैं सर, सॉरी आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट लाइक जैसे अब आईआईटी एक होता था और एक आईटीआई होता था। तो अब आईटीआई तो ख़त्म हो गया मोर और लेस, आईआईटी रह गया है। तो वी नीड इंस्टीट्यूशंस लाइक आईटीआई जो आपके स्किल सेट्स को नॉन एजुकेशन बेसिस पे बढ़ाए। अब सोल्डरिंग, वेल्डिंग, कटिंग, फिटिंग, ये जो चीज़ें हैं ये आगे अगर हम करेंगे तो तभी हमारे रोज़गार जो है वो मैचअप कर पाएगी। अगर हम सिर्फ सॉफ्टवेयर पे रह गए सो दैट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज सबसे पहले तो सस्ते जॉब्स जाते हैं। बिल्कुल। तो जो इंडिया में जाएंगे, फिलीपींस में जाएंगे, वियतनाम में जाएंगे, फिर उसके बाद वेस्ट अफेक्ट होता है। तो हमको अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस स्ट्रांग रखना पड़ेगा, तभी मेक इन इंडिया हो पाएगा। अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कैच अप टू चाइना। बिल्कुल, बहुत ही इंसाइटफुल बात है ये। और जब तक वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट होगा तब तक हम इस पूरे विजन के साथ आगे बढ़ना चैलेंजिंग रहेगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे लिए जो है वोकेशनल ट्रेनिंग वाज द टर्म दैट आई वाज लुकिंग फॉर। वोकेशनल ट्रेनिंग लोगों के लिए करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हर आदमी इंजीनियर नहीं बन पाएगा और ना ही उतनी डिमांड होगी जॉब। तो कुलप्रीत जी, आप आए हमारे स्टूडियो में और थैंक यू सो मच। काफ़ी इंसाइटफुल जर्नी रही आपकी जिसको आपने शेयर किया, और उम्मीद है कि ये जो आपका प्रोडक्ट है
जब ये मार्केट में आ जाएगा, लॉन्च हो जाएगा, कुछ साल बाद शायद हम लोग फिर बैठें और ज़रूर। इसके बारे में बात करेंगे, इस जर्नी के बारे में। सक्सेस और फेल बिल्कुल बात करनी चाहिए, ताकि ये भी समझ आए आपके लोगों को, जो व्यूअर्स हैं, कि फेलियर से भी आदमी काफ़ी कुछ सीख सकता है. सो लेट अस होप Success, failure से दोनों, जी। लेट हम अस होप success इट पे ही डजंट बात फेल, करेंगे। ठीक है। पर इफ इट डज आल्सो इट वुड बी नाइस. थैंक यू सो मच.